नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का जीसी कैंपस के इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि समय में कुछ परिवर्तन हुआ है आज की कक्षा को लेकर। परिवर्तन अगर हम बात करें तो अब परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि अब क्लासें इसी स्तर से चलेगी। क्योंकि अब हमने निर्णय ले लिया है कि सुबह तो लेंगे राजस्थान, दिन में लेंगे भारत का इतिहास, और रात को जो कक्षा चलेगी ना, वो चलेगी विश्व इतिहास से संबंधित। तो सबसे पहले राजस्थान के इतिहास में मैं पढ़ा रहा हूँ सुबह 9 से 10। किसान आंदोलन, किसान आंदोलन मैंने पूरा कर दिया है। अब प्रजामंडल लेकर आऊंगा। प्रजामंडल पढ़ने के बाद फिर हम एकीकरण की तरफ चलेंगे। इधर 3 से 4 एक कक्षा हो रही है, और 3 से 4 जो कक्षा हो रही है ना, उसकी अगर हम बात करें तो उसमें 3 से 4 वाली कक्षा में मैं आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ा रहा हूँ। और आधुनिक भारत के इतिहास में स्वतंत्रता, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष की शुरुआत कर दी है मैंने। और 1885 में मैंने कांग्रेस पढ़ा दिया और आगे चल रहा हूँ। इसके बाद अमेरिका की क्रांति चल रही है अभी 7 बजे से 8 बजे तक की हमारी क्लास में। पिछली कक्षा में हमने देखा कि अमेरिका की क्रांति का पहला भाग था, और इसमें देखा हमने कि अमेरिका में 13 उपनिवेश बसा लिए थे। और फिर एक युद्ध लड़ा गया जिसे कहा गया सप्तवर्षीय युद्ध। और ये सप्तवर्षीय युद्ध जो था, ये 1756 से 1763 तक लड़ा गया। और यह सप्तवर्षीय युद्ध जो था, ये इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य लड़ा गया था कनाडा पर अधिकार करने के लिए। और इसमें इंग्लैंड की विजय हो गई। हालांकि इंग्लैंड जीत तो गया, लेकिन इंग्लैंड को आर्थिक क्षति हुई, और फिर इंग्लैंड ने अमेरिका पर विभिन्न कर लगाए। और तब नारा आता है अमेरिका से, प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं। कुछ कारण हमने पढ़ लिए थे, जैसे करेंसी एक्ट, स्टाम्प एक्ट, क्वार्टरिंग एक्ट, टाउनशेड के द्वारा 1767 में 5 वस्तुओं पर कागज, रंग, धातु, इन पर टैक्स लगा दिया। चाय, इन पर टैक्स लगा दिया गया था। अब यहां तक पढ़ने के बाद अब आगे चल रहे हैं, और आज हम पढ़ेंगे कि आगे क्या क्या घटना घट रही है अमेरिका की क्रांति में। तो आज थोड़ा सा पहले मैं अमेरिका का स्ट्रक्चर क्या था, प्रशासनिक ढांचा क्या था अमेरिका में इंग्लैंड के द्वारा जो स्थापित किया गया था, वो समझा दूं। तो पहले बोर्ड पर देखेंगे कि क्या प्रशासनिक ढांचा था। तो देखो, ये है अमेरिका, और यहां है ये इंग्लैंड, और ये जो है बीच में है अटलांटिक महासागर। ध्यान रखना भाई, हजारों मील की दूरी है, और हजारों मील की दूरी पर इंग्लैंड शासन चला रहा है। तो यहां अगर हम बात करें तो यहां अमेरिका है, ये कनाडा था, ये यूएसए था। तो ये दोनों ही एक का ही हो गया। अब यहां पर शासन चलाया जा रहा है इस जगह। तो शासन व्यवस्था क्या थी? तो देखो, अगर यहां बात करेंगे ना, तो यहां शासन व्यवस्था जो थी, वो थी संसदीय प्रणाली। ठीक है, इंग्लैंड में संसदीय प्रणाली थी। और इस संसदीय प्रणाली के तहत टॉप पर यहां एक तो किंग बैठा दिया, यहां सदन है। सदन की बात करें तो सदन है, एक सदन जो है ये उच्च है, और एक निम्न है। उच्च सदन को कहते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स इंग्लैंड में, और निम्न सदन को कहा जाता था हाउस ऑफ कॉमन्स। ठीक है भाई। अब इंग्लैंड वालों ने यहां पर क्या प्रशासनिक व्यवस्था लागू की थी, ये समझते हैं भाई। देखो, इंग्लैंड वालों ने यहां पर कौन सी व्यवस्था, तो अमेरिका में क्या लागू हुआ। देखो, अमेरिका में शासन का ढांचा जो है ना, तो प्रत्येक कॉलोनी का प्रशासन 3
अंगों से मिलकर बना था। तो अमेरिका में 13 उपनिवेश थे, ठीक है। तो जो एक उपनिवेश में सिस्टम था ना, वही बाकी सब जगह में सिस्टम रहेगा, ठीक है। तो देखो साहब, अब ये जो 13 उपनिवेश हैं, इनमें से कोई सा एक ले लिया, और यहां प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी? तो यहां प्रशासनिक व्यवस्था ये थी कि 3 अंग थे किसी एक में, प्रशासन के 3 अंग हैं। अब प्रशासन के 3 अंग में एक तो अमेरिका में होगा, जिसे आप कहेंगे गवर्नर। ये गवर्नर जो था, ये ब्रिटिश राजा का प्रतिनिधि था और कॉलोनी का मुखिया था। ब्रिटिश राजा का प्रतिनिधि। मान लो हम जॉर्जिया ले लेते हैं, कोई सा भी एक, फिलाडेल्फिया लेते हैं, तो एक कॉलोनी ले ली साहब। एक कॉलोनी में क्या है? तो प्रशासन के 3 अंग हैं, समझना है साहब। अब प्रशासन के 3 अंग हैं, तो 3 अंगों से मिलकर चल रहा है। तो पहला अंग क्या है? तो पहला अंग है गवर्नर। ठीक है भाई, गवर्नर मान लिया। ये लो। अब गवर्नर कौन? तो ये बोले ब्रिटिश राजा का प्रतिनिधि था साहब। दूसरी भाषा में कहें तो ये कॉलोनी का मुखिया था, हेड ऑफ कॉलोनी, जैसे भारत में जो कॉलोनी जैसे बना रखी थी वैसे। एक था दूसरा अंग अमेरिका में, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूं जिससे कि बड़ा बनेगा। ये 13 उपनिवेशों में से एक का हम ले रहे हैं। तो 13 उपनिवेशों में से एक का अगर उपनिवेश का देख रहे हैं तो सब जगह का सेम ही होगा। तो दूसरा अंग जो था उसका नाम था अपर हाउस। लो साहब, ठीक। अब ये जो अपर हाउस है, ये एक प्रकार से काउंसिल थी, गवर्नर की काउंसिल थी, ध्यान रखना, ठीक है। तो गवर्नर की काउंसिल। अब ये जो गवर्नर की काउंसिल होती थी, इसे काउंसिल भी कह सकते हैं, तो खाली काउंसिल भी कह लो। अब तीसरा भाग जो था, उस तीसरे भाग को कहेंगे लोअर हाउस। या हम कहेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है भाई, ध्यान रखना, तीनों नाम याद कर लेना। अमेरिका में इंग्लैंड वालों ने क्या प्रशासनिक व्यवस्था लागू कर रखी थी? तो प्रशासन के 3 अंग थे। पहला अंग जो था उसका नाम था वो गवर्नर। दूसरा अंग जो था उसे कहते थे अपर हाउस। ये अपर हाउस जो थी यही गवर्नर की काउंसिल थी। और तीसरा जो भाग है वो है लोअर हाउस, और लोअर हाउस का मतलब हो गया लेजिस्लेटिव असेंबली, इसे असेंबली भी कहेंगे, ठीक है सर। अब अपर हाउस जो है, अब इसकी चर्चा करते हैं सर, ठीक है, समझ में आ रहा है? अब ये जो अपर हाउस है, इसकी नियुक्ति सदस्यों, इस अपर हाउस के जो सदस्य है ना, इसका चुनाव जनता नहीं करती थी। इसके जो मेंबर है ना अपर हाउस के, ये मेंबर ब्रिटिश राजा द्वारा या गवर्नर द्वारा नियुक्त किया जाता था।
तो इसके सदस्य नियुक्त या तो करते थे ब्रिटिश राजा, या नियुक्त करता था गवर्नर। अब सोचो आप, कैसे लोग होंगे? तो धनी और अभिजात्य वर्ग के लोग शामिल थे साहब इसमें। धनी व अभिजात्य वर्ग, किसमें? अपर हाउस। ये गवर्नर के सलाहकार बोर्ड के रूप में काम करता था। साथ साथ अगर देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट की तरह न्यायिक कार्य भी देखता था। तो सदस्य सलाहकार बोर्ड है और सुप्रीम कोर्ट के समान ये न्यायिक कार्य भी देखेंगे साहब। अब लोअर हाउस अगर कोई कानून को मंजूरी दे देती है तो इसके पास पावर है अपर हाउस के पास कि वो उसे रोक दे। तो ये भी लिख दो साहब, लोअर हाउस के कानूनों को रोकने की शक्ति है इसके पास। तो फिर कुल मिला के लोअर हाउस की तो जरूरत ही नहीं है भाई। अगर सिंपल सी बात ये देखें तो फिर तो अगर आप देखें तो सारे पावर तो अपर हाउस के पास ही हैं, और जब सारे पावर अपर हाउस के पास हैं तो फिर तो आप सोच लीजिए कि लोअर हाउस है या नहीं, इसके बारे में कोई मतलब ही नहीं। अब इस लोअर हाउस की बात कर ले तो इस लोअर हाउस को कहते हैं असेंबली। अब देखा जाए ना तो इसके सदस्य कॉलोनी के संपत्ति रखने वाले पुरुषों के द्वारा चुने जाते थे। तो अब ये इसके सदस्य कहां से आएंगे साहब? तो उपनिवेश कह लीजिए या कहें कॉलोनी कह लीजिए, इसमें जो धनी पुरुष है वे चुनेंगे साहब। ठीक है साहब। दूसरी बात ये कहें कि ये जनता की आवाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं साहब। तो कुल मिला के आप कहें कि जनता की आवाज कहां पर है? तो लोअर हाउस में। हर जगह यही है साहब। अब इसके पास पावर, इसके पास सबसे बड़ी पावर क्या थी लोअर हाउस के पास? टैक्स लगाने की और बजट पारित करने की शक्ति। देखना साहब, टैक्स लगाने की और बजट पारित करनी। तो बोले बोले साहब, जब कई वर्षों से बजट हम पारित कर रहे हैं, टैक्स हम पारित कर रहे हैं, तो अब अमेरिका कौन होता है? यहां तक कि गवर्नर और जजों का वेतन है ना, वो भी इसी सदन से, यानी इनका वेतन और इनका वेतन, जजों का वेतन, ये भी यही गवर्नर व जजों का वेतन को मंजूरी देंगे साहब। ये व्यवस्था चल रही थी, तभी तो इतने दिनों तक कोई दिक्कत ही नहीं हुई। अमेरिकी क्रांति की शुरुआत यहीं से हुई, क्योंकि एक प्रकार से अगर देखा जाए तो लोअर हाउस के सदस्य अक्सर ब्रिटिश सरकार की नीतियों और टैक्स का विरोध करते थे, क्योंकि टैक्स लगाने का अधिकार किसके पास? लोअर हाउस के पास। बजट पारित करने का अधिकार किसके पास? लोअर हाउस के पास। अब बोले साहब, ये व्यवस्था इतनी इंपॉर्टेंट क्यों थी? इसको कहते हैं एक तरह से चेक और बैलेंस। ठीक है। अगर हाउस ब्रिटिश हितों की रक्षा करता था तो लोअर हाउस स्थानीय लोगों के हितों की रक्षा करता था। अब यही वजह है कि दोनों के बीच अक्सर टकराहट होगी साहब। ये तो कोई टैक्स लगाएंगे, ये कहेंगे साहब हम टैक्स लगाने नहीं देंगे। अब लोकतंत्र की नींव की अगर बात करें तो लोकतंत्र की नींव जो है वो लोअर हाउस। अब यहां असंतोष की भावना उत्पन्न होगी जो कि क्रांति का कारण बनेगी। तो ये व्यवस्था
आपको देखने को मिलती है कहां पर? अमेरिका। आगे चलते हैं। तो ये थोड़ा सा मैंने इसके हिसाब से, लेकिन आपको मैंने पूरा डिटेल से समझा ही दिया। अब बात करते हैं कि अमेरिका की क्रांति में बौद्धिक बौद्धिक वर्ग का क्या योगदान रहा। बौद्धिक वर्ग का मतलब अगर आप देखें तो ऐसे व्यक्ति जो क्रांति नहीं करते, ऐसे व्यक्ति जो केवल विचारों के माध्यम से लोगों को बताते हैं कि वास्तव में ये सही है और ये गलत है। भाई एक्चुअल में होता क्या है कि कुछ लोग जो है वो लोगों को बताते हैं कि तुमको इस तरह से कार्य करना चाहिए, जैसे हम मेंटोर की भूमिका में आ गए, समझा रहे हैं आप। तो एक व्यक्ति है जिनका नाम है, अगर आप देखें तो बेंजामिन फ्रैंकलिन, नाम याद रखना साहब। बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा अमेरिकन फिलोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई। अमेरिकन, देखना इसको भी समझना, फिलोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई। ये एक प्रकार से प्रतिष्ठित विद्वानों की संस्था थी साहब, प्रतिष्ठित विद्वानों की संस्था थी। और 1743 में फिलाडेल्फिया में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है भाई। बोले सर क्यों की गई थी? ये इसका मतलब एक तरह से देखें तो इसका उद्देश्य एक ऐसी संस्था बनाना था जहां उपयोगी ज्ञान को बढ़ावा मिले। उद्देश्य क्या था? ऐसी संस्था बनाना जहां उपयोगी ज्ञान को बढ़ावा मिले। उपयोगी ज्ञान, यूजफुल नॉलेज, मतलब कुछ भी पढ़ रहे हो साहब। एक तो होता है जो हमारे मस्तिष्क का विकास करता है, हमें सोचने की शक्ति, समझने की शक्ति बात करता है, तो ऐसी संस्था बनाना चाहते थे। तो आप एक प्रकार से लाइब्रेरी की बात कर ले। मुख्य लक्ष्य बोले किस पर फोकस करना चाहते थे? तो विज्ञान, साइंस। देख लो आज भी अमेरिका जो है ना टॉप पर है। साइंस के बाद मानवता, नवाचार। मानवता तो थोड़ी कम दिखाई पड़ती है, लेकिन नवाचार, इनोवेशन तो खूब दिखेंगे। और एक बात बताऊं कि केवल दर्शन तक सीमित नहीं, कृषि, गणित, चिकित्सा, प्राकृतिक विज्ञान, कृषि, गणित, चिकित्सा, प्राकृतिक विज्ञान, इन सब पर तो फोकस करना। देखो एक ऐसी संस्थान, यही वजह है कि अमेरिका एजुकेशन के मामले में तो टॉप पे है ही आपके सामने। एक क्लब था फ्रैंकलिन का, पुराना क्लब, जिसका नाम था जंटो। और जंटो एक छोटा समूह था, और जंटो का ही एक प्रकार से अगर देखें तो दूसरा रूप जो है वह अमेरिकन फिलोसॉफिकल सोसाइटी दिखाई पड़ती है। तो अगर आपसे पूछे कि इसका पुराना नाम क्या है, तो जंटो बताएंगे। ठीक है, आगे चलते। कुछ महत्वपूर्ण सदस्य हैं जो इसके सदस्य बने, वो भी सुन लीजिए। जॉर्ज वॉशिंगटन, थॉमस जेफरसन, अलेक्जेंडर हैमिल्टन, अल्बर्ट आइंस्टाइन और चार्ल्स डार्विन। तो भाई ये तो इंपॉर्टेंट हो गया। तो मैं नाम लिख ही दूं इस सोसाइटी के सदस्य। महत्वपूर्ण सदस्य।
तो साहब महत्वपूर्ण सदस्य कौन कौन से हैं, पहले सदस्य की बात कर लें। जॉर्ज वॉशिंगटन। जॉर्ज वॉशिंगटन जो है, इनको रेफेवियस के नाम से जाना जाता है। जॉर्ज वॉशिंगटन। फिर एक है थॉमस जेफरसन। फिर है एक अलेक्जेंडर हैमिल्टन। फिर एक है चार्ल्स डार्विन। फिर एक है अल्बर्ट आइंस्टाइन। देखो साहब, अमेरिकन फिलोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य थे, ध्यान रखिएगा। तो एक प्रकार से क्या है, पुस्तकालय हो गया, लाइब्रेरी हो गई साहब। आगे चलते हैं सर। चलें। अब एक और है थॉमस पेन की पुस्तक कॉमन सेंस, इसकी बात कर लेते हैं। आइए। थॉमस पेन, इनकी एक बुक है जिसका नाम है कॉमन सेंस। देखो, बोले कॉमन सेंस नहीं है क्या तेरे अंदर, कहते हैं ना। तो ये एक प्रकार से प्रसिद्ध पंफलेट है थॉमस पेन के द्वारा। थॉमस पेन जो थे मूल रूप से इंग्लैंड के रहने वाले थे और अमेरिका में आकर बस गए। तो एक प्रकार से अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि ये जो पुस्तक है, ये एक प्रकार से पंफलेट के रूप में है और जनवरी 1776 में प्रकाशित हो रही। पब्लिश तो लिखी पहले है, पब्लिश बाद में, तो 1775 में लिखी गई। अब इसकी मुख्य विचारधारा क्या है, तो ध्यान रखना, इस पुस्तक की मुख्य विचारधारा, आइडियोलॉजी की बात करें तो है राजशाही का विरोध। देखो साहब, कैसे विरोध की बात शुरू होती। राजशाही का विरोध। थॉमस पेन ने अपनी इस किताब में राजशाही और वंशानुगत शासन पर एक प्रकार से कड़ा प्रहार किया। वो कहते हैं कि एक राजा जो है ना, राजा का शासन ईश्वर की देन नहीं है, ये तो एक बुराई है साहब। इंग्लैंड के राजा जॉर्ज थर्ड को ब्रिटेन का शाही बदमाश कहते थे वो। तो राजशाही का विरोध किया। फिर दूसरा पॉइंट याद रखना, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग। अब अमेरिका के लोग जो थे ना, वो केवल कम टैक्स चाहते थे, कि बोला टैक्स कम कर दो बस, खाली मतलब अमेरिका के लोग इंग्लैंड के अंडर में रहने के लिए तैयार थे। लेकिन कॉमन सेंस जो है ना, इसने पहली बार खुलकर पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की और कहा कि एक छोटा सा द्वीप, एक विशाल अमेरिकी महाद्वीप पर शासन करने का अधिकार नहीं रखता साहब। तो ध्यान रखना, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की है साहब। ये एक इंपॉर्टेंट। फिर अगली बात करें हम, तो अगली बात करें तो इसमें साधारण भाषा का प्रयोग किया गया, लोकल लैंग्वेज। साधारण भाषा का प्रयोग। अब मैं इक्वलिते फर्तेलिते लिबर्ते बोलूं तो दिक्कत आएगी।
अब साधारण भाषा का मतलब यह है कि लैटिन भाषा में नहीं या कानूनी शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया, ऐसी भाषा में लिखा है जिसे कि किसान समझ सके, जिसे कि मजदूर समझ सके। और यही वजह है कि इम्पैक्ट पड़ा अमेरिकी क्रांति पर इस किताब का, और इस किताब की 5 लाख से ज्यादा प्रतियां बिकी थी। सोच लीजिए साहब। और उस समय के लिए तो एक प्रकार से ये रिकॉर्ड ही था। और इस बुक ने पूरे अमेरिका में स्वतंत्रता की लहर ही फैला दी थी। ठीक है। तो थॉमस पेन की पुस्तक कॉमन सेंस कॉन्सेप्ट से पढ़कर जाइए। आगे चलते हैं। फिर बात करते हैं शिक्षा और प्रेस की क्या भूमिका रही। देखिए साहब, मैं लिख के पढ़ा देता हूं, इससे ठीक रहेगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो एक कॉलेज है अमेरिका में, हार्वर्ड कॉलेज। देखो, मैंने कहा है अभी वो शिक्षा के लेवल पर बहुत ज्यादा बात करेंगे। ठीक है। ये हार्वर्ड कॉलेज जो है, इसकी स्थापना की अगर मैं बात करूं ना, तो 1636 में हुई है। मैसाचुसेट्स। याद करके जाना पड़ेगा। ठीक है भाई। शुरुआत में देखो, अमेरिका का सबसे पुराना उच्च शिक्षा का संस्थान है, यूएसए का सबसे पुराना उच्च शिक्षा का संस्थान। मुख्य उद्देश्य क्या था? तो पुरोहितों को प्रशिक्षित करना तथा शिक्षित वर्ग जो है ना, पादरी समाज का मार्गदर्शन कर सके। जॉन हॉवर्ड एक थे। तो जॉन हॉवर्ड के नाम पर इसका नाम रखा गया। इन्होंने अपनी लाइब्रेरी और संपत्ति का आधा हिस्सा इस कॉलेज को दान कर दिया। तो ध्यान रखिएगा, जॉन हॉवर्ड के नाम पर है। ठीक। एक है साहब, विलियम एंड मैरी कॉलेज। तो विलियम एंड मैरी कॉलेज की स्थापना जो है 1693 में हो रही है। याद रखना, वर्जीनिया में हो रही है। शाही चार्टर अमेरिका का दूसरा सबसे पुराना कॉलेज है। इंग्लैंड के राजा थे विलियम थर्ड, और क्वीन मैरी द्वितीय के शाही चार्टर के द्वारा इसे स्थापित किया गया, इसलिए नाम है विलियम एंड मैरी कॉलेज। ठीक है। थॉमस जेफरसन जो है, महान अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने यहाँ शिक्षा प्राप्त किया, और जिसमें से एक महत्वपूर्ण है थॉमस जेफरसन। बोस्टन में अगली बात करें, तो पहला छापा खाना, तो ये जो बोस्टन में जो पहला छापा खाना है ना, ये सही कर लीजिएगा, ये है 1638 में। ठीक है। तो प्रिंटिंग प्रेस 1638 में ही आ गई है। यानी कि क्योंकि पहले इसलिए आ गई है क्योंकि एजुकेशन पर विशेष ध्यान रख रहे हैं साहब। और इस की स्थापना जो है, ये स्टीफन डे के द्वारा की जाती है, ये भी ध्यान रखना। बोले स्थापना किसने की है? स्टेफन डे के द्वारा की गई है। और यहाँ पर जो पहली बुक छपी थी ना, वो छपी थी बे पाम बुक। प्रथम मुद्रित यानी प्रिंटिंग पुस्तक का नाम है बे पाम बुक। 1640 में ये पुस्तक प्रकाशित हो रही है साहब, ध्यान रखना। 1638 में स्थापना हो रही है। स्थापना करने वाले कौन है? स्टीफन डे। और एजुकेशन के मामले में एक प्रकार से इसने क्रांति ला दी थी, ये ध्यान में रखने की आवश्यकता है। एक आपके सामने जो नीचे देख रहे होंगे, बोस्टन न्यूज लेटर। बोस्टन न्यूज लेटर की स्थापना जॉन कैंपवेल के द्वारा की गई थी साहब, ये भी याद रख लीजिए। संस्थापक जॉन
कैंपवेल। एक ही आदमी है भाई, ऊपर जगह नहीं थी इसलिए ऐसे लिख दिया। यह साप्ताहिक रूप से प्रकाशित होता था। इसमें मुख्य रूप से ब्रिटिश राजनीति, यूरोप, युद्ध और व्यापार से संबंधित खबरें होती थी। तो कॉलोनियों के बीच जो मैसेज, ये सूचना का जो आदान प्रदान हो रहा है ना, वो पहले से ही हो रहा है। तो देखो, एक तो है, ये तो हटा देना भाई। बोस्टन में पहला छापाखाना है 1638 में स्टीफन डे के द्वारा इसकी स्थापना की गई सर। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं अमेरिका की क्रांति के अगले चरण की। और अमेरिका की क्रांति के अगले चरण में हम देखेंगे कि एक घटना घट रही है जिसे कहते हैं बोस्टन हत्याकांड। बोस्टन हत्याकांड। देखो साहब, 5 मार्च 1770 की बात है, समझना। देखो, कुछ डेट्स हैं, एक दो बार पढ़ेंगे ना याद हो जाएगा, ज्यादा नहीं है, 12वीं कक्षा तक का भी पढ़ते हैं ना तो उसी में हो जाता है। तो 5 मार्च 1770 को बोस्टन हत्याकांड की घटना अमेरिकी क्रांति के इतिहास में एक निर्णायक मोड़, टर्निंग पॉइंट थी साहब। ब्रिटिश शासन के खिलाफ अमेरिकी जनता के गुस्से को भड़का दिया गया। बोले साहब, ऐसा क्या हुआ जो जनता इतनी ज्यादा भड़क गई साहब? देखो, पहला, बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो तनाव का क्या कारण था? ब्रिटिश सरकार ने अमेरिकी कॉलोनियों पर टाउनशेड एक्ट के जरिए भारी कर लगा दिया था। मैंने बताया था 1767। अब बोस्टन के लोग इन टैक्स का विरोध कर रहे थे। शांति बनाए रखने के लिए बोस्टन में ब्रिटिश सैनिक, ध्यान रखना, बोस्टन में ब्रिटिश सैनिक तैनात कर दिए गए। ब्रिटिश सैनिकों को कहा जाता था रेड कोट्स। बोस्टन में ब्रिटिश सैनिक, यहां पर हैं ब्रिटिश सैनिक, और इन ब्रिटिश सैनिकों को कहा जाता था रेड कोट्स। अब साहब, ये रेड कोट्स रह रहे हैं, ब्रिटिश सैनिक हैं। अब जो लोकल लोग थे ना, वो इन्हें पसंद नहीं करते थे। तो हुआ क्या, 5 मार्च 1770 की रात की घटना है साहब। एक अमेरिकी युवक और एक ब्रिटिश प्रहरी के बीच मामूली बात पर लड़ाई झगड़े यानी बहस हो गई। यानी कि रेड कोट्स और अमेरिकी युवक, और इधर है ब्रिटिश प्रहरी, जो एक प्रकार से अपना काम कर रहा था, पहरा दे रहा था। तो बहस हो गई, बहस इतनी बढ़ गई कि दोनों के बीच एक प्रकार से हाथापाई हो गई, और आगे चलकर ब्रिटिश सैनिकों पर पत्थर फेंके गए, स्नोबॉल्स फेंक दिए। अब इन्होंने पत्थर फेंके, स्नोबॉल्स फेंके, तो उधर से जवाबी कार्रवाई होगी साहब। भीड़ बढ़ती गई, बढ़ती गई, ब्रिटिश सैनिकों ने बंदूकें चला दी साहब, फायर, और आगे रेड कोट्स। अब ये जो गोली चला दी, इसमें एक मरने वालों में एक व्यक्ति था जिसका नाम था क्रिस्पस एटकस। क्रिस्पस एटकस, ध्यान रखना भाई। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान पहला शहीद किसे माना जाता है? तो क्रिस्पस एटकस को माना जाता है प्रथम शहीद। जैसे अपने राजस्थान में पूछता है ना, इंडिया में पूछता है मंगल पांडे, ऐसे ही अमेरिका में भी पढ़ना है सर। क्लियर, आगे चलते हैं। अब एक विद्वान थे जिनका नाम था पॉल रिवीर, और पॉल रिवीर ने इस पूरे लड़ाई झगड़े घटना का चित्र बनाया, और इस घटना को कहा जाता है एक प्रकार से बोस्टन हत्याकांड। इस बोस्टन हत्याकांड के बाद टाउनशेड ने बहुत सारे कर हटा लिए, मैंने बताया हुआ है कल की क्लास में टाउनशेड कर। लेकिन अभी तक इस घटना के बाद चाय पर कर रखा गया साहब। तो देखो साहब,
क्या है चाय अधिनियम? अब समझिए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक्स। उन्होंने 5 वस्तुओं में से 4 वस्तुओं पर स्टाम्प ड्यूटी हटा दी, लेकिन एक वस्तु पर स्टाम्प ड्यूटी रखी, और वो एक वस्तु है चाय। चाय पर रखा गया 3 पेंस का कर। और कहा गया अमेरिका के लोगों को कि आपको चाय केवल भारत से ही लेनी है साहब, इंग्लैंड से लो या इंग्लैंड के उपनिवेश से लो। हालांकि टैक्स ना के बराबर था, लेकिन इंग्लैंड के इस कानून के खिलाफ अमेरिका के व्यापारी एक प्रकार से विरोध करने का निर्णय लेते हैं, और सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में 16 दिसंबर 1773 को 16 दिसंबर 1773 को लगभग 340, हालांकि सर्च करेंगे तो 342 भी मिलेगी, दोनों ऑप्शन में आ जाएं तो फिर तो गड़बड़ होगा ही, लेकिन 340 पेटियां सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में समुद्र में फेंक दी गई। ये जो संगठन वाले जो लोग थे, ये कहा जाता है कि सन्स ऑफ लिबर्टी, सन्स ऑफ लिबर्टी के सदस्य थे। अब अंग्रेजों के खिलाफ खुला संघर्ष छेड़ने की बात है, क्योंकि नारा ही है प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं। इस पूरी घटना को कहा जाता है बोस्टन टी पार्टी। तो मैसाचुसेट स्थित बोस्टन बंदरगाह में सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में 340 चाय की पेटियां समुद्र में फेंक दी गई, कई जगह 342 है। अब क्या होगा? इंग्लैंड का प्रतिशोध। बोस्टन टी पार्टी की घटना के बाद अगर मैं बात करूं, एक बार मैं आपके मैसेज और देख लूं, तो बोस्टन टी पार्टी की घटना के बाद अगर मैं आपसे बात करूं, तो अमेरिका में एक प्रकार से स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हो रही है। ठीक है साहब, देखो इंग्लैंड क्या कर रहा है। इंग्लैंड ने बोस्टन बंदरगाह को बर्बाद करने का निर्णय लिया। बोले हमारा नुकसान कर दिया आप लोगों ने, मजाक बना रखी, पूरा का पूरा बोस्टन बंदरगाह बर्बाद। दूसरी चीज, व्यापारिक गतिविधियां पूर्ण रूप से स्थगित रहेगी साहब, सोचना ही नहीं है ट्रेड के बारे में, तो मस्ती रहो। फिर आ जाओ, मैसाचुसेट्स वासियों को मिलने वाली सभी सुविधाएं समाप्त। क्यों? 340 चाय की पेटियां समुद्र में गिरा दी साहब। मैंने कहा अंग्रेजों के एक हाथ में तो पैसा होता है और एक हाथ में राजा रानी होते हैं। अमेरिकी वासियों ने इंग्लैंड के इन कठोर कानूनों का विरोध किया और इसे कहा साहब अब तो सहन नहीं होगा, असहनीय नियम है, और अब शुरुआत होने वाली है संघर्ष की। देखो 3 सम्मेलन होते हैं, मैं ऐसे यहां लिखता हूं तीनों का। पहला सम्मेलन होता है कांग्रेस का 1774 में, दूसरा सम्मेलन होता है 1775 में, और तीसरा सम्मेलन होता है 1776 में। कांग्रेस के 3 सम्मेलन होते हैं। कांग्रेस का मतलब होता है लोगों का समूह, और कांग्रेस के 3 सम्मेलन होते हैं, और 4 जुलाई 1776 को अमेरिका आजाद हो जाता है। तो 74, 75 और 76 3 याद रखना साहब। 1774 में जो कांग्रेस का सम्मेलन होता है, ये होता है फिलाडेल्फिया में। पहले ये याद कर लें आप। 1775 में अगर बात करें तो ये होता है फिलाडेल्फिया में। और 1776 यानी 76 वाला जो हो रहा है, नमस्कार नमस्कार हेमराज जी, और 1776 वाला जो हो रहा है, ये भी हो रहा है कहाँ? ये हो रहा है बाल्टीमोर में। पहले 3 नाम याद कर लो बस खाली। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अमेरिका यानी कि कांग्रेस की बैठक कहाँ कहाँ हुई, तो 3 याद करनी है। 1774 फिलाडेल्फिया,
1775 फिलाडेल्फिया और 1776 बाल्टीमोर। ठीक है सर। अब क्या हो रहा है, तो सिंपल सी बात, पहली बैठक जो हो रही है फिलाडेल्फिया में हो रही है 5 सितंबर 1774 को। 13 में से 12 राज्यों ने भाग लिया, ये भी प्रश्न बनता है। और एक प्रश्न बनता है कि बोले साहब किसने भाग नहीं लिया, तो बोले जॉर्जिया ने हिस्सा नहीं लिया। 55 प्रतिनिधि शामिल हुए। प्रमुख नेता की अगर मैं बात करूं तो जॉन हैवलॉक हैं, जॉर्ज वाशिंगटन है और सैमुअल एडम्स हैं। ये याद करने पड़ेंगे, फैक्ट है। प्रथम सम्मेलन की बात करें और उद्देश्य और इनकी क्या मांगे थी, तो मांग पत्र। अमेरिका ने इंग्लैंड के समक्ष अधिकारों का एक मांग पत्र प्रस्तुत किया, जिसे इंग्लैंड ने अस्वीकार कर दिया। अब क्या टारगेट, तो बोस्टन बंदरगाह को बचाना और नाकेबंदी हटाना चाहते हैं अमेरिका के लोग, और चाह रहे हैं कि इंग्लैंड के साथ पुनः मधुर और शांतिपूर्ण संबंध स्थापित कर लो। देख लो साहब, अभी मतलब पहली बैठक के बाद ऐसा कुछ नहीं कर रहे, बोला हम तो शांतिपूर्वक काम करने के लिए तैयार हैं, अमेरिका के लोग कह रहे हैं। लेकिन अब वापस एक और महत्वपूर्ण घटना घट जाएगी, जिसे कहते हैं लैंगस्टिंगटन और कॉनकॉर्ड। लैंगस्टिंगटन और कॉनकॉर्ड। तो लैक्सिंगटन की बात करें और कॉनकॉर्ड की बात करें, तो ये दो जगह के नाम हैं। देखिएगा, बोस्टन के पास लैंगस्टिंगटन नामक स्थान पर और कॉनकॉर्ड में अमेरिकी स्वयंसेवकों और इंग्लैंड की शाही सेना के बीच भयंकर संघर्ष हुआ साहब। लैक्सिंगटन और कॉनकॉर्ड, यहां पर अमेरिका और इंग्लैंड के सैनिक, जिन्हें रेड कोट्स कहा जाता है, उन दोनों के बीच युद्ध हुआ और 8 अमेरिकी सैनिक मारे गए। और ईमानदारी से बताऊं तो वास्तविक रूप से देखा जाए तो यहीं से अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत हो जाती है। अगर आपसे पूछे कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत कहां से है, तो लेक्सिंगटन और कॉनकोर्ड मैस्केयर या हत्याकांड से। ध्यान रखिए, कब की बात है, 19 अप्रैल 1775। याद करना पड़ेगा। युद्ध की तैयारी अब, तो देखो साहब, 10 मई 1775 को फिलाडेल्फिया में बैठक हो रही है, और दूसरी बैठक है ये। पहली बैठक भी फिलाडेल्फिया में है, दूसरी बैठक भी फिलाडेल्फिया में है, और जॉन हॉक के नेतृत्व में सम्मेलन आयोजित हुआ। शांति की अपील से आगे बढ़कर अब 13 कॉलोनियों ने इंग्लैंड के खिलाफ एक संगठित युद्ध करने के दिशा में कदम बढ़ा दिया। अब तक तो कह रहे थे साहब शांतिपूर्वक रहना चाहते हैं, मधुर संबंध रखना चाहते हैं, लेकिन लेक्सिंगटन और कॉनकॉर्ड घटना के बाद, जहां 8 अमेरिकी नागरिक मारे गए, निर्णय लिया गया दूसरी बैठक में कि अब करो या मरो, अब तो युद्ध करेंगे साहब। अब यहाँ गांधी जी वाला फॉर्मूला नहीं चला रहे। इसीलिए देखो ना, आज तक अमेरिका लड़ने के लिए अब कहाँ अभी लड़ाई चल रही है। तो अमेरिका को मजा आता था साहब, पैसा है, युद्ध है, जीतेंगे, उनको पता है हम जीतेंगे, दो चार लोग मर भी जाएं तो कहाँ दिक्कत। आज की बात कर रहा हूं, यहां तो वो अपने संघर्ष के लिए लड़ रहे हैं। देखिए, इसके बाद की अगर बात करें तो जून 1775 में महाद्वीपीय सेना का गठन हो गया साहब। दूसरी बैठक में निर्णय ले लिया, ये देखो, 10 मई को। और फिर ये उस स्लाइड का सारांश था, तो आप देख लेना, कहीं कोई दिक्कत नहीं, इसलिए मैंने अभी बताया नहीं। महाद्वीपीय सेना का गठन, बोले पूरे कॉन्टिनेंटल की सेना ही बना देते हैं हम तो। और जॉर्ज वॉशिंगटन को मुख्य सेनापति के रूप में चुना गया या नियुक्त किया गया। अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा का प्रारूप तैयार करना काम रह गया था। चलो आगे। 4 जुलाई 1776, इसलिए कहते हैं 4 जुलाई 1776 को अमेरिका स्वतंत्र हुआ। अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा है, और इसी को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस कहते हैं। 5 लोग हैं, नाम याद रखना है पांचों के: बेंजामिन फ्रैंकलिन, जॉन एडम्स, थॉमस जेफरसन, रॉबर्ट लिविंगस्टन और रोजर शर्मन। पूछा है, इंपॉर्टेंट है, पांचों नाम: बेंजामिन फ्रैंकलिन, जॉन एडम्स,
थॉमस जेफरसन, रॉबर्ट लिविंगस्टन और रोजर शर्मन। किसने अमेरिकी घोषणा, स्वतंत्रता की घोषणा तैयार की? 5 लोगों के नाम, तो ये याद रखना है, पांचों लोग। आगे चलते। अब युद्ध शुरू हो गया साहब, महत्वपूर्ण युद्ध है। जून 1775 की बात है, एक युद्ध लड़ा गया है, बंकर हिल का युद्ध। बंकर तो वहां बने हुए थे, वैसे यहां दूसरी ही पहाड़ी है। तो बंकर हिल का युद्ध अमेरिकी सेना और ब्रिटिश सेना के बीच लड़ा गया, और ब्रिटिश सेना की जीत हो गई साहब इस समय। अब जब ब्रिटिश सेना जीत रही है, तो अमेरिका वालों ने, खासतौर से बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा, फ्रांस को, स्पेन को, हॉलैंड को, तो याद रखना, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 3 देशों से मदद मांगी, फ्रांस, स्पेन और हॉलैंड, और ये तीनों किस किस सन में अमेरिका के साथ हो जाते हैं युद्ध में और इंग्लैंड के खिलाफ युद्ध करते हैं? तो फ्रांस आ जाता है 1778 में। आजाद नहीं हुआ है, 1776 में अमेरिका आजाद नहीं हुआ है, ध्यान रखना। ये तो ये तो घोषणा है, लेकिन घोषणा के बाद तक काम चल रहा है, तो हम तो पहले युद्ध देख लेते हैं, घोषणा से पहले। 1775, घोषणा तो बाद में। बंकर हिल का युद्ध, आ गए साहब ये। तो ये आ गए संघर्ष करने के लिए, और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक प्रकार से कूटनीति का प्रयोग किया। अब आओ साहब, अब एक युद्ध है सेराटोगा का युद्ध, अक्टूबर 1777 में लड़ा गया। आपसे सिर्फ इतना सा पूछेगा, निम्नलिखित में कौन सा युद्ध अमेरिका की क्रांति से संबंधित है, फ्रांस की क्रांति से संबंधित? जॉर्ज वॉशिंगटन ने ब्रिटिश जनरल बर्गोयन को पराजित किया है। जॉर्ज वॉशिंगटन ने हराया, सेनापति थे ये महाद्वीपीय सेना के। विदेशी सैन्य सहायता मिल ही रही है, फ्रांस से आया था। फ्रांस कब आया है? 1778 में। तो फ्रांस की सेना का प्रमुख जो था, उसका नाम था लफाइते। याद रखना भाई। और ये लफाइते जब वापस फ्रांस जाएगा ना, तो फ्रांस के लोगों को कहेगा जाके, देखो अमेरिका के लोगों ने क्रांति कर दी, कुछ तो सोचो। और तब जाके 1789 में फ्रांस में क्रांति हो जाएगी, फ्रांस स्वतंत्र हो जाएगा। और फ्रांस की क्रांति का 3 वर्ड है, याद रखना है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। इक्वलिते, फ्रतेलिते और लिबर्ते। तो फ्रांस का जो है लफाइते। एक और है किंग माउंटेन का युद्ध, जो 1780 में ब्रिटिश सेना की निर्णायक पराजय होती है, ये ध्यान रखिएगा। तो 2-3 युद्धों के नाम। आगे चलते हैं, अंतिम युद्ध की बात कर लें, तो अंतिम युद्ध जो है, यह है यॉर्कटाउन का युद्ध, 1781 में लड़ा गया है साहब। ब्रिटिश सेनानायक कॉर्नवालिस का 8,000 सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण, सरेंडर कर दिया कॉर्नवालिस ने जॉर्ज वॉशिंगटन के सामने। ब्रिटिश बैंड द्वारा बजाई गई धुन, द वर्ल्ड टर्न अपसाइड डाउन। 8,000 सैनिक बहुत बड़ी बात होती है, ध्यान रखना। यॉर्कटाउन के युद्ध में 1781 में, अगर पूछ ले जवाब दे देना। अब होगी साहब पेरिस की संधि, और ये संधि होती है 3 सितंबर 1783 में। अमेरिका की ओर से इस पेरिस की संधि में हिस्सा लेंगे बेंजामिन फ्रैंकलिन, और इंग्लैंड की ओर से हिस्सा लेंगे, ध्यान रखिएगा, रिचर्ड ओसवाल्ड। क्या कहा गया इस पेरिस की संधि में? अमेरिका के 13 उपनिवेशों को स्वतंत्र मान लिया गया। अमेरिका के जो 13 उपनिवेश थे, स्वतंत्र, एंजॉय। सेनेगल, टेबेगो और लेब्राडोर में मछली पकड़ने का अधिकार फ्रांस के पास। फिर मिनरोका द्वीप जो है, वो स्पेन को मिलेगा। आपको 2 नाम याद रखने हैं, बेंजामिन फ्रैंकलिन और रिचर्ड ओसवाल्ड। आगे चलते हैं, अमेरिका का संविधान की बात करें, तो 1787 में फिलाडेल्फिया में सम्मेलन होता है, 12 राज्यों ने भाग लिया है, ध्यान रखना, रोड आइलैंड ने हिस्सा नहीं लिया है, और यहीं पर संविधान बनाया गया। 1788 में संविधान की आधिकारिक रूप से लागू कर दिया गया, और 1789 में जॉर्ज वाशिंगटन जो है अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए। अब नीचे लिखा हुआ है कि अमेरिका के राष्ट्रपति का शपथ, तो 4 मार्च, पहले
4 मार्च को होता था, फिर संविधान संशोधन हुआ, आगे चलकर 20 जनवरी को हुआ। एक्चुअल में पहले क्या था, बैलेट पेपर जब चुनाव होता था तो रिजल्ट आने में 4-5 दिन लग जाते थे, टाइम लग जाता था। फिर टेक्नोलॉजी आई, तो फिर संविधान संशोधन करने के बाद निर्णय लिया कि अब जो है 20 जनवरी को ही शपथ लें। फिर लास्ट में अगर बात करें तो अमेरिकी क्रांति के वैश्विक परिणाम की क्या है, तो वैश्विक विचारधारा, अमेरिका विश्व का पहला धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बना। संविधानवाद, जनतंत्रवाद और संघवाद को यहाँ पर लोकप्रिय बनाया गया। बोले इंग्लैंड पर क्या प्रभाव पड़ा, तो राजा के अधिकारों को कम करने की मांग उठी है इंग्लैंड में। संसद की शक्तियों में वृद्धि हो रही है, यानी संसद में यानी चुने हुए प्रतिनिधि आ रहे हैं, वहां पर उनकी शक्तियों में वृद्धि हो रही। फिर भारत पर क्या प्रभाव है, तो बोले साहब भारत पर नकारात्मक प्रभाव है। अमेरिका खोने के बाद इंग्लैंड ने नए कानूनों के माध्यम से भारत पर कठोर नियंत्रण स्थापित किए, जिसका जीता जागता उदाहरण है भारत पर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। आगे अगर देखेंगे तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, फिर आएगा पिट्स इंडिया एक्ट, 1793 का चार्टर आ रहा है, और फिर वेलेजली को भेजा जाएगा कि जाओ सहायक संधि करो, डर लगेगा कहीं अमेरिका की तरह भारत भी अंग्रेजों के हाथ से तो नहीं चला जाए। तो ये था अमेरिका की क्रांति। आशा करता हूँ कि आज की क्लास में आपको कई चीज़ें समझ में आई होगी। ठीक है, और अभी आपको मटेरियल भी मिल जाएगा, पीडीएफ भी मिल जाएगी। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।